ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, ईवीएम हटाओ। बैलेट पेपर लाओ। जिला चौक न्यूज। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिला टॉप न्यूज में। मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं विशाल राष्ट्रीय बौद्ध बहुजन अधिकार सम्मेलन जंतर मंतर दिल्ली में। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, संविधान लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। आरक्षण और हिंदू धर्म को लेकर कही बड़ी बात। और क्या कहा, देखिए पूरी कवरेज विस्तार से। कि आज भारतीय संविधान की शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री और देश के मुख्यमंत्रीगण भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लगातार खत्म करने में लगे हुए हैं। आज भारतीय संविधान की दी गई व्यवस्था के विपरीत सत्ता के मद में चूर सत्तानशील लोग अप्रत्यक्ष रूप से यथास्थित बात को बढ़ावा दे रहे हैं, मनोवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आज आरक्षण पर डकैती डाली जा रही है। संविधान को निष्प्रभावी और शून्य किया जा रहा है। बहुजन समाज के अधिकारों को एक एक करके खत्म किया जा रहा है। इसलिए आवश्यकता है बहुजन अधिकार सम्मेलन। हम लोग नारा देते रहे हैं, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो स्वाभाविक रूप से आज जब हमारे हकों पर डकैती डाली जा रही है, अधिकारों पर डकैती डाली जा रही है, संविधान को कमजोर किया जा रहा है, आरक्षण को शून्य निष्प्रभावी किया जा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से आज संघर्ष के रास्ते पर फिर से हमें चलने की आवश्यकता है। सड़क के माध्यम से अपनी आवाज को फिर से बुलंद करने की आवश्यकता है। इसलिए आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि जिससे कि बहुजन अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहे, सावधान रहे। साथियों, आप जानते हैं आज लोकतंत्र को भी कमजोर किया जा रहा है। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महोदय ने बताया कि किस तरीके से तानाशाही, हिटलरशाही के रास्ते पर चलते हुए लगभग 150 सांसदों को सरकार की सारे पर सदन के बाहर किया गया। क्या लोकतंत्र को दबाने की साजिश नहीं है? क्या जबरियन सरकार अपनी बात को थोपने का दुस्साहस नहीं कर रही है क्या? और साथ ही साथ आज सरकार अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। आज जितने भी विज्ञापन निकलते हैं, उत्तर प्रदेश में हो, दिल्ली में हो, भारत सरकार में हो, डबल इंजन की सरकारों के देखरेख में चलने वाली प्रदेशों में हो, हर जगह पर आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति का आरक्षण कहीं 2%, कहीं 3%, कहीं 4% दिया जा रहा है। पिछड़े वर्गों के 27% आरक्षण के सापेक्ष कहीं 5%, कहीं 6%, कहीं 8% दिया जा रहा है।
तमाम विज्ञापनों को देखने से पता लगता है, तमाम विभागों में आरक्षण को तो शून्य कर दिया जाता है। अभी अभी ऐसे कई उदाहरण हैं जिसको मैं समय समय पर अपने ट्विटर के माध्यम से सार्वजनिक भी करता रहता हूं। और इस तरीके से आज हकों पर डकैती डालना, साथियों, उसमें बहुत कुछ भूमिका हमारी आपकी भी है। सन 1931 की जाति जनगणना के आधार पर मात्र 3.5% ब्राह्मण है, 3% क्षत्रिय है, 1.5% वैश्य है। तीनों को जोड़ लिया जाए तो लगभग 7-8% होता है। यानी शेष सब बहुजन समाज है। तो 8% लोग अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना सकते हैं। उन्होंने हमारी बहुजन समाज की ताकत को तोड़कर हिंदू के नाम पर ठग करके, बहका करके अपना उल्लू सीधा करने का काम किया। यानी वोट देने के लिए हम हिंदू, वोट के लिए अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग का व्यक्ति हिंदू, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद हम हिंदू नहीं रह जाते। अगर सत्ता में बैठने के बाद भी ये हमें हिंदू मानते तो अनुसूचित जात के आरक्षण को खत्म नहीं करते, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, पिछड़े वर्गों के आरक्षण को खत्म नहीं करते। इसका मतलब है हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था, हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं 2 बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि इन लोगों के जीवन जीने की एक कला है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा है, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत हो जाती है। क्या विडंबना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय 1995 में कहा तो किसी भी धर्माचार्य ने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह से निकल जाती है तो पूरे देश में एफआईआर की झड़ी लग जाती है। क्या विडंबना है। आखिर हम क्या कहते हैं? हम तो वही कहते हैं जो भारतीय संविधान कहता है। अनुच्छेद 14 में सब क्लास में स्पष्ट है कि वर्ण, धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर भेदभाव नहीं किया जा सकता तो सत्ता में बैठे हुए लोग आज खुल्ला हमारे साथ सतोला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? भारतीय संविधान द्वारा दिया गया अधिकार छीनने का पाप क्यों कर रहे हैं? आरक्षण खत्म क्यों कर रहे हैं? संविधान को निष्प्रभावी क्यों कर रहे हैं? लोकतंत्र को खत्म करने का दुस्साहस क्यों कर रहे हैं? और यही नहीं, ये तो देश को बेचने का भी पाप कर रहे हैं। साथियों, आज सही मायने में जब से डबल इंजन की सरकार वाले आए हैं, सरकारी नौकरियां गायब हो गई। आज देश के नौजवान बेरोजगारी का दंड झेल रहे हैं। करोड़ों नौजवानों को आज बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। उनके सामने रोटी का संकट है, उनके सामने पेट की रोटी की भूख है। अभी पार्लियामेंट में जो घटनाक्रम घटित हुई वो भाजपा के सांसद के पर्ची पर ही उनकी प्रवेश हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी
लड़कों ने जो भी किया सदन के अंदर और बाहर, ये हो सकता है तरीका उनका गैर कानूनी रहा हो, अलोकतांत्रिक रहा हो, संविधान की मर्यादा के विपरीत रहा हो, लेकिन जो बात भर के आई है उसके आगे भी कहीं न कहीं बेरोजगारी रही है, उनके पेट की भूख रही है, वो रोटी की तड़पन रही है, जो पार्लियामेंट में इस तरह से करने के लिए उनको मजबूर किया है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आज ये हकीकत है कि आप देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगारी के नाते दुखी है, पीड़ित है, रोटी की भूख से बिलबिला रहा है। मरता क्या न करता, जब आदमी रोटी के लिए अंतिम सांसें लेता रहता है तो उसे कानून नहीं दिखाई पड़ता है, उसे आदर्श नहीं दिखाई पड़ता है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, आज ये तस्वीर है पूरे देश की। आज जिन विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए, जिन विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीदें थी कि आज नहीं तो कल यहां हमें सरकारी नौकरी मिल सकती है, उन विभागों को यह सरकार बेचने का पाप कर रही है। देश के सारे बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेन अपने चहेतों को दे दिया गया। LIC जैसी बड़ी संस्था जिसमें लाखों लाख लोग काम करते हैं, उसको भी अदानी के हवाले कर दिया गया। क्यों? क्या रिश्ता है देश के सत्ता सिर पर बैठे हुए लोगों का और अदानी का, अंबानी का क्या रिश्ता है? मैं कहना चाहता हूं, क्या करोड़ों करोड़ों नौजवानों की भूख, उनकी बेरोजगारी अदानी और अंबानी के सामने क्या कोई महत्व नहीं रखती क्या? यही नहीं, अभी हमारे कुछ वक्ता साथी कह रहे थे, तो सरकारी विभाग न रहेगा बांस न जब बजेगी बांसुरी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा सरकारी विभाग, न मिलेगी नौजवानों को सरकारी नौकरी। इसलिए इसी तर्ज पर इन्होंने तो अभी बेचने का नमूना पेश किया है। अगर ये ज्यादा दिन तक रह गए तो बारी बारी सभी विभाग उद्योगपतियों के हवाले हो जाएंगे, हमेशा हमेशा नौजवान हाथ मलता रह जाएगा, सरकारी नौकरी कभी नसीब होने वाली नहीं रहेगी। इससे सावधान हो जाना। यह केवल अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्गों के ही सम्मान की बात नहीं, उनके हक हकूक अधिकार की बात नहीं, बल्कि सामान्य वर्ग के भी देश के उन नौजवानों के सामने बेरोजगारी की संकट खड़े होने जा रही है, उनके लिए भी आगाह करने की यह चेतावनी है। जो कुछ भी हो रहा है, समय रहते देश का नौजवान नहीं जगेगा तो स्वाभाविक रूप से खामियाजा उसका कल आने वाले दिनों में इन नौजवानों को भी उठाना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं, किसानों की दुहाई देने वाले, किसानों को दुगना लाभ देने का वादा करने वाले लोग किसानों को दुगना लाभ तो आज तक नहीं दिला पाए। अलबत्ते जब जब किसानों के खेत में उत्पाद पैदा होता है तो सरकारी क्रयकेंद्र नदारद हो जाते हैं। किसानों को अपना उपज बिचौलियों के माध्यम से बेचना पड़ता है, औने पौने दामों में उनको अपनी घर गृहस्थी, घर परिवार की रोजी रोटी, बेटे बेटी की पढ़ाई, डॉक्टरी के लिए उनको पैसे की आवश्यकता होती है, तो मजबूरी में उनका अपना उत्पाद बेचना पड़ता है। आज उत्तर प्रदेश व देश बड़े पैमाने पर अराजकता का माहौल है। किसान अपने हक के लिए लड़ता है, हजारों लोगों को जान देनी पड़ी, तब जाकर के किसान विरोधी जो किसान बिल आ रहा था, सरकार उसको वापस ली। संघर्ष में ताकत है। अगर किसान बिल वापस हो सकता है तो जो भी सरकार गलत काम कर रहे हैं, अगर आप सड़क पर निकलेंगे तो इनको वापस कदम हटाना पड़ेगा, इनको गलत निर्णय वापस लेना पड़ेगा। यह किसानों ने साबित कर दिया कि जो लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है, हमारा संघ, हमारा संगठन, हमारी भीड़, ये लोग की भीड़, लोकतंत्र की जो भीड़ है, इसमें बड़ी ताकत है, इसमें बड़ी ताकत है। भारतीय संविधान के माध्यम से जो लोकतंत्र को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारी व्यवस्था के रूप में हमें दिया है, वो हमारी ताकत है। उस ताकत का इस्तेमाल समय समय पर
हमें करने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्वाभाविक रूप से जुल्म जाति अत्याचार वही होता है जहां जुल्म जाति अत्याचार सहने वाले लोग होते हैं। जुल्म जाति अत्याचार का प्रतिकार जब किया जाता है तो जुल्म जाति अत्याचार करने वाले लोग कदम पीछे हटाते हैं। इसलिए अगर आप चुप रहेंगे, अगर जुल्म जाति अत्याचार सहते रहेंगे, जाति सहते रहेंगे, जो कुछ भी हो रहा है इसको चुप्पी मार करके देखते रहेंगे तो जुल्म जाति अत्याचार करने वाले का हौसला बढ़ता रहेगा और साथ ही साथ यह सिलसिला ज्यादा तेजी के साथ आपके साथ और बढ़ता रहेगा। इसलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज वक्त आ गया है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो हमें भारतीय संविधान दिया है उसी का नतीजा है कि आज हमारे घरों में भी पढ़े लिखे लोगों की एक लंबी कतार है, डॉक्टर इंजीनियर की भी एक लंबी कतार है, आईएएस आईपीएस की भी एक लंबी कतार है, जजेस और तमाम अधिकारियों की एक लंबी कतार है, वैज्ञानिकों की भी एक लंबी कतार है, हाई कोर्ट के एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट की एक लंबी कतार है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का भारतीय संविधान नहीं होता तो हमको तो पढ़ने लिखने का अधिकार भी नहीं था। सैकड़ों सालों से हमें पढ़ने लिखने से रोका गया था। नारी शूद्रो नधीयताम, इस देश की स्त्रियों को, इस देश के शुद्ध समाज को, जिसे अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, इसको तो पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था। ये हमारे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों ने, ज्योतिबा फुले ने, छत्रपति शाहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नाइकर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, नारायण गुरु संत गाडगे और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मानवर कांशीराम जी और उत्तर भारत में महामना रामस्वरूप वर्मा जी, पेरियार ललई सिंह यादव जी, महाराज सिंह भारती जी, बिहार के लेनिन कहे जाने वाले शहीद जगदेव कुशवाहा जी ने एक लंबा संघर्ष करके हमें इन अधिकारों को दिलाया। और जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान बनाने का मौका मिला तो इन सारे अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में तब्दील करते हुए हमें परमानेंट हमारे सम्मान स्वाभिमान का न केवल परचम लहराना बल्कि अधिकार दे करके हमें धन धरती शिक्षा सम्मान से जोड़ने का भी काम किया। और जिसका नतीजा है आज बहुजन समाज आज बड़े पैमाने पर अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए आगे बढ़ने में सक्षम हुआ है। और इसी बहुजन समाज में बड़े पैमाने पर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, आईएएस आईपीएस जजेस आज तमाम बड़ी संख्या में पैदा हुए हैं। तो ये कमाल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के भारतीय संविधान का है। इसलिए हम अपने महापुरुषों की इस विरासत को, महापुरुषों की ख्याति को, महापुरुषों के संघर्ष को, महापुरुषों के इस त्याग को हम कभी भी इस पर पानी नहीं फैलने देंगे। उनके सपनों के साथ जो भी कुठाराघात करेगा हम उसका डट करके मुकाबला हर मौके पर करने का काम करेंगे। हम ऐसे मौके पर धन्यवाद देना चाहते हैं भाई राजेंद्र पाल गौतम जी को, जिन्होंने मिशन जय भीम के माध्यम से लगातार इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं आपसे यही कहूंगा कि आज ये समय की मांग है, आज ये समय की मांग है कि हम सब लोगों को अपने सम्मान, स्वाभिमान, हक, हकूक, अधिकार, आरक्षण, संविधान, लोकतंत्र और देश को बचाने के लिए मजबूती के साथ आगे आना पड़ेगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि साथियों, आज बड़े पैमाने पर लोकतंत्र भी खतरे में है, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश का भी 2022 का विधानसभा चुनाव देखा, जिसमें 403 विधानसभाओं में से बैलेट पेपर वोटिंग में 309 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे थी, मात्र 94 सीटों पर भाजपा नंबर 1 आई थी। लेकिन जब ईवीएम मशीन की गिनती हुई तो आंकड़ा बदल गया। अभी अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बैलेट पेपर वोटिंग की गिनती में 2/3 सीटों पर कांग्रेस नंबर 1 थी। लेकिन जब ईवीएम मशीन की गिनती की शुरुआत होती है तो आंकड़ा ठीक उल्टा हो गया। आखिर क्या कारण है? मतदाताओं का रुझान तो बैलेट पेपर वोटिंग से भी हो जाता है। बैलेट पेपर वोटिंग में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कांग्रेस नंबर 1,
तो ईवीएम मशीन में भाजपा नंबर 1 कैसे? उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 403 में से 309 सीटों पर समाजवादी पार्टी बैलेट पेपर वोटिंग में नंबर 1, तो ईवीएम की गिनती में भाजपा भारी कैसे हो जाती है? तो कहीं न कहीं दाल में काला है, कहीं न कहीं दाल में काला है, इसलिए पूरी दाल काली हो गई। हमारे कुछ साथी कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं कि आज ईवीएम लोकतंत्र के लिए अभिशाप बन गई। यह जीत जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हुई है, यह मोदी जी की जीत नहीं है, ये भाजपा की जीत नहीं है, ये मोदी जी के कल्याणकारी योजना की जीत नहीं है, यह जीत ईवीएम के तिकड़म की है। और यह जीत ईवीएम के तिकड़म की है, तो इसलिए तिकड़म खत्म हो तभी संभव है जब ईवीएम का इस्तेमाल खत्म हो। इसीलिए हमारे मंच से साथियों ने एक नारा लगवाया, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। देश बचाओ। 3 नारे लगना है, हमारे साथ नारा लगाइए और हर नौजवान के मुंह से आवाज निकलनी चाहिए। और 3 नारा होगा, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ। ईवीएम हटाओ। देश बचाओ। अब एक नारा और लगेगा, बैलेट पेपर, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। ईवीएम हटाओ। बैलेट पेपर लाओ। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं। भाई राजन पाल गौतम जी को बहुत शुभकामना, बधाई इसलिए देता हूं कि अभियान आपका जो लगातार चल रहा है, आज नहीं तो कल इस आपके अभियान का करिश्मा जरूर देश को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पर विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद।